हेलो फ्रेंड्स, आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। दैट इज 16th November 2016। फर्स्ट आर्टिकल related to collegium system and NJSC, and more of we can say that it is related to judicial activism. So पहले क्या सिस्टम था वो देखते हैं हम। पहले सिस्टम था कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज और सीजेआई ये लोग मिलके ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट ये फिक्स करते थे। ये आया था 3 जजेज केसेज के बाद, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। और उसके बाद आया है नया सिस्टम एनजेएसी। एनजेएसी में एक सर्च कमेटी जिसमें सीजेआई प्लस लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, प्लस 2 एमिनेंट पर्सन्स, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन लोगों की जो कमेटी है ये सर्च कमेटी हो गई। देन अपॉइंटमेंट के लिए, नॉमिनेशन के लिए पीएम प्लस सीजेआई प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये 3 लोग मिलके नॉमिनेट करेंगे। देन प्रेसिडेंट फाइनली अपॉइंट करेगा। ये नया सिस्टम आया था, लेकिन एनजेएसी को बेसिक स्ट्रक्चर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था 1973 के केशवानंद भारती केस में। बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू वाली पावर्स हैं वो कोर्ट के पास रहेंगी, प्लस जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी है। बेसिक स्ट्रक्चर में फिर वो आते हैं सारी चीज़ें की सेक्युलर स्टेट होगा, सोशल स्टेट होगा। तो ऐसे तरीके से कुछ चीज़ें हैं जिनको कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, तो उस स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती ना जुडिशियरी, ना एग्जीक्यूटिव, ना कोई और। बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी तीनों की पावर सेपरेट की गई हैं। तो जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी इस पे रोक लगा दी है फिलहाल एनजेएसी पे, और इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये। तो उस टाइप से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। फिर इसमें देखते हैं आर्टिकल में क्या क्या दिया है। ये आर्टिकल में दिया है कि कन्फ्लिक्ट जो जनरेट हुआ है, शॉर्टेज ऑफ जजेज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब जगह शॉर्टेज ऑफ जजेज है, और एक कन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये कन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया है। इस कन्फ्लिक्ट में जुडिशियरी बोलती है कि लैक ऑफ जो जजेज है दैट इज बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव बोलती है कि इट इज बिकॉज ऑफ जुडिशियरी। वो किस तरीके से है वो इसमें आगे देखते हैं। तो फिर ये कह रहे हैं कि अभी जो एक लिस्ट दी गई थी 77 जजेज की, इसमें से 43 जजेज के लिए सेंटर ने मना कर दिया है, और आउट ऑफ दो 77 बाकी बचे हुए जो जजेज हैं तो उनके लिए सेंटर ने हरी झंडी दी है कि इनमें से आप चूज कर सकते हो। तो ये टीएस ठाकुर ने कहा था पहले, सेंटर से अपील की थी कि आपने जो लिस्ट दी है उस पर जो भी डिसीजन देना है कि उन्हें नॉमिनेट करना है नहीं करना है, दे आर ओके और नॉट, जो भी डिसीजन देना है और वो आप डिसीजन देके और फटाफट हमें वापस कीजिए, इसको पेंडिंग मत छोड़िए। तो उन्होंने सिर्फ 34 जजेज को अपॉइंटमेंट के लिए ओके किया है और 43 को मना कर दिया है। तो अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि इस टाइप से 43 को 77 में से आउट कर देना, इट इज अ बिग इश्यू कि सेंटर क्यों नहीं इतने सारे लोगों को चाहता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को चूज करके भेजा था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच, एग्जीक्यूटिव के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, डिफरेंस है उनके थॉट्स में, जो 43 आउट हो गए और सिर्फ 34 पास हुए हैं एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में। तो री एग्जामिन करने के लिए इनको बोला गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो री एग्जामिन करने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट वापस भेजता है तो फिर उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सेंटर को, इस तरीके का ये रूल है। लेकिन ये री एग्जामिनेशन की इतनी सारी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थॉट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर कहें कि जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है। तो चीजें देखें आगे तो हाई कोर्ट्स में 400 के आसपास वैकेंसीज हैं, और बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें तो और भी ज्यादा हैं, लेकिन ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए है, एनजेएसी वगैरह जो भी है कॉलेजियम। तो अब सेंटर यदि इस तरीके से नामों को वापस भेजता है
तो उन डिफरेंसेस जो इनके बीच हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच, उनको खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या जुडिशियल एक्टिविज्म और एग्जीक्यूटिव का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस दोनों ही ठीक है या इनके बीच बैलेंस जरूरी है? तो फाइनली द थिंग इज दिस कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने दिया है, तो दोनों को एक चेक एंड बैलेंस के साथ प्रॉब्लम्स आम जनता को ना हो, जो पेंडिंग जो अभी केसेज पड़े हैं वो इतने ज्यादा ना रहे, वर्क का बर्डन जो बहुत ज्यादा है वो ना हो, केसेज की पेंडेंसी वो खत्म हो। तो इसके लिए जरूरी है कि इनके बीच बैलेंस एक जनरेट हो। और ये ब्लेम गेम जो चल रहा है कि एग्जीक्यूटिव तो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने खुद ये पेंडिंग लिस्ट बढ़ाई है, और जबकि ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ब्लेम करते हैं कि ये सेंटर की वजह से हुआ है, एग्जीक्यूटिव की वजह से हुआ। तो अब सेंटर अनहैप्पी है जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि रिवाइज्ड मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है उसको डिले कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सेंटर का कहना है। वो सिग्नल नहीं दे रहा है अभी तक कि क्या करना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो सिग्नल नहीं दे रहा है, तो इसलिए सेंटर उसको ब्लेम करता है, सेंटर अनहैप्पी है। लेकिन फाइनली द थिंग इज दिस कि जो भी हो, परेशानी तो आम जनता को हो रही है, केसेज बढ़ रहे हैं और डिसीजंस नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए दोनों को जल्दी से निर्णय लेना चाहिए और सहमति बनानी चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए और किस तरीके से फर्दर प्रोसीड करें कि ये जो क्राइसिस हो रहे हैं जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और केसेज के बर्डन से रिलेटेड, ये सारे खत्म हो और फाइनली जनता को फायदा हो। नेक्स्ट, ये आर्टिकल ट्रंप की टीम इससे रिलेटेड है, कुछ खास काम का नहीं है। ट्रंप अपनी टीम बना रहे हैं और ट्रंप का विरोध अमेरिका में किया जा रहा है। काफी सारे लोग राष्ट्रपति बनने के बाद भी दे आर सेइंग कि ही इज नॉट आवर प्रेसिडेंट, तो इस टाइप की चीजें चल रही हैं। तो जो भी एजेंडा होगा ट्रंप का, उसके लिए ट्रंप अपनी टीम गठित कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, कुछ खास काम करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, सर्चिंग फॉर एन इक्विलिब्रियम। ये अगेन जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है। अभी अभी हमने बात की है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की, कॉलेजियम और एनजेसी दोनों की। तो नेक्स्ट आर्टिकल में इसमें भी वही सारी चीजें हैं। क्या क्या बातें इसमें हुई वो देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की डिबेट, और फाइनल कोई डिसीजन इस पे हो नहीं पाता है क्योंकि कई बार एग्जीक्यूटिव फॉल्टी होता है, कई बार जुडिशियरी फॉल्टी होता है। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन से जो पावर्स दी गई हैं उन पे टिका जाए और इन द एंड सॉल्यूशन उस टाइप से निकाले जाएं कि आम जनता जो है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे को पावर मिलती है वी द पीपल से, तो वी द पीपल इनके लिए एग्जीक्यूटिव, judiciary and legislative, all of three are working for we the people, and they are getting powers from constitution and constitution is getting power from we the people. तो फाइनली ये जो सर्कल बन रहा है इसमें काम तो हमें वी द पीपल के लिए करना है। तो आम जनता का किस तरीके से ज्यादा फायदा होगा, आम जनता को किस तरीके से ज्यादा सुविधा रहेगी, वो चीजें इन द एंड नेसेसरी हैं और उस तक पहुंचना जरूरी है, बजाय इस चीज के कि इसकी बहस में पड़ा जाए कि सुप्रीम कोर्ट को या फिर और जुडिशियल कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, अपनी पावर्स में बने रहें या फिर दखलंदाजी करें। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हैं कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की, ये कॉन्स्टिट्यूशन से उसे मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट और अदर जुडिशियरीज को एक राइटफुल लिमिट्स अपनी बनानी चाहिए और राइटफुल लिमिट्स में रहते हुए जुडिशियल एक्टिव लिमिट्स जो हैं, राइटफुल लिमिट्स में जुडिशियल एक्टिविज्म भी किसी लेवल तक आ जाता है, लेकिन हर चीज में इंटरफेयर करना वो एक गलत हो जाता है, वो अननेसेसरी जुडिशियल एक्टिविज्म है। तो दैट इज नॉट मैंडेटरी और दैट इज नॉट रिकमेंडेबल एक्चुअली। तो किसी भी पॉलिसी चॉइसेज हैं, उनके मैटर हैं या पॉलिसी मेकिंग के मैटर्स हैं, उनमें जुडिशरी को ज्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहिए जब तक कि पब्लिक को, आम जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो रही हो। वो पॉलिसीज जो हैं वो पॉलिसीज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। लाइक कि हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव को पावर्स मिलती है आम जनता से इलेक्शन के थ्रू, तो नेक्स्ट इलेक्शन में आम जनता इटसेल्फ, उनको यदि पॉलिसीज पसंद नहीं आती, पॉलिसीज गड़बड़ हैं, तो जनता उनको नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं करेगी। वोट नहीं करेगी तो उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अपने आप कंडेम हो जाती हैं। तो कंडेमनेशन ऑफ पॉलिसीज वो वोट के थ्रू हो जाता है और जनता को पावर्स मिली हुई हैं।
तो उसमें इंटरवीन जुडिशियरी किस लेवल तक करे वो डिफाइंड होना चाहिए थ्रू अ सेपरेशन ऑफ पावर्स विच इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, वो हम देखते हैं। मेनका गांधी का जो केस था 1978 का, उसमें प्रोसीजरल फेयरनेस और रीजनेबलनेस, इन चीजों की बातें हैं। नेक्स्ट कि नागराज केस है 2006 का, ये इनमें आर्टिकल 14, 19 और 21 इनको की हायरार्की एक सेट की है कि ये जो आर्टिकल्स हैं, ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ये हायर वैल्यूज हैं देन अदर्स। फिर वी मार्कंडे केस है 1989 का, इसमें इन्होंने डीपीएसपी इसको बोला है कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरीके से ये सारी चीज, जैसे फिर नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस, उस केस में एक बेसिक स्ट्रक्चर ही बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकती एग्जीक्यूटिव पावर्स, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी पे बेस्ड आपको पॉलिसीज बनानी है, इसको डिसरप्ट नहीं आप कर सकते। तो ये सारे जो केसेज हैं, इन केसेज में एक जुडिशियल एक्टिविज्म आपको देखने को मिलता है। जुडिशियल एक्टिविज्म व्हाट की एग्जीक्यूटिव की पावर्स कर्टेल होती हैं इन वन और अनदर वे, कि आप जब डिफाइन कर देते हो कि डीपीएसपी जो है कंसाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको सेंटर में रख के ही फिर आपको सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। डीपीएसपी हालांकि रखे भी इसीलिए गए थे कि स्टेट को आप एक डायरेक्ट करें कि किस तरीके से आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए। उन डायरेक्शंस को लेकिन जब वो मैंडेटरी नहीं है कि उसको फॉलो किया ही जाए, वो आप कोर्ट में नहीं जा सकते उनको लेके, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप चले जाते हैं, लेकिन उनसे डायरेक्शंस लेके एग्जीक्यूटिव पावर्स विल मेक पॉलिसीज, इस तरीके से चीजें डिफाइन की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्हीं चीजों को यूज में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और अदर हाई कोर्ट्स ने जुडिशियल एक्टिविज्म शो किया है। तो इज इट राइट और रॉन्ग? अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे 2G वाला है और कोल स्कैम, ये जुडिशियल एक्टिविज्म के इन्होंने एग्जाम्पल्स कोट किए हैं। फिर लाइक कि एनजेएसी को नल एंड वॉइड कर दिया, वो अपस्पा से रिलेटेड चीजें, तो ये सभी चीजें कोट करता है और एग्जीक्यूटिव की पावर्स में इंटरवीन करता है। तो किस लेवल तक इंटरवीन किया जाए, किस लेवल पे सेपरेशन ऑफ पावर्स सेफ रहनी चाहिए, किस लेवल तक एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी इंटरवीन कर सकती है एक दूसरे के उसमें, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। तो रूल ऑफ लॉ मैंडेटरी है, लेकिन रूल ऑफ लॉ में किसकी पावर्स कितनी होंगी, ये एक लिमिटेड होना चाहिए। तो फिर आगे इन्होंने कुछ चीजें दी है कि 2016 में संतोष सिंह का एक केस है, इसमें खुद इन्होंने भी आगे एक्सेप्ट किया है चीजें जुडिशियरी ने कि हाँ कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये संतोष केस में क्या हुआ था कि ये इंक्लूजन ऑफ मोरल साइंस इन स्कूल एजुकेशन, इससे रिलेटेड था, स्कूल में मोरल साइंस को इंक्लूड किया जाए एज ए सब्जेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऑर्डर्स नहीं दे सकते क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव की पावर्स है। तो इस तरीके से खुद सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स भी इन सब चीजों को ये कहते हैं कि कुछ जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं उनकी लिमिट्स में हमें रहना जरूरी है। एक पीआईएल पे भी जजमेंट आया था जो कि रिलेटेड थी सिक्योरिटी और अदर एक्सपेंसेज की, यूनियन गवर्नमेंट के इन एक्सपेंसेज से रिलेटेड थी, तो उसमें भी उस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया इस बेसिस पे कि ये एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। तो ये ऐसे एग्जांपल्स है जिनमें की कोर्ट जुडिशियरी खुद भी मानती है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और बाकी कुछ और एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं। तो फाइनली जो इसमें क्वेश्चंस लास्ट में दिए हैं, वैसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन इन्होंने किया है कि अज्यूमिंग अ डिक्लाइन इन क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कैन द जुडिशियरी एक्ट एज को गवर्नर ऑफ द नेशन? तो ये क्वेश्चन मीन्स कि
पॉलिटिकल पार्टीज की, एग्जीक्यूटिव की जो क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है, उस क्रेडिबिलिटी के डाउन होने के चलते क्या जुडिशियरी को गवर्नर की तरह एक्ट कर सकती है? मीन्स कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव हुआ और एग्जीक्यूटिव के साथ में एक और एग्जीक्यूटिव, को एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी बैठ जाए, क्या इस तरीके से हो सकता है? क्या ये होना चाहिए? तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई फॉर्म हो सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, जैसे कि यही क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट उठा के रख दें। तो उसमें यही सारी चीजें, एक्टिविज्म गुड है, बैड है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो कि इस आर्टिकल में दिए हैं वो सारे कोट कर सकते हैं, और बाकी जो पुराने एग्जाम्पल्स हैं वो भी कोट किए जा सकते हैं। और फिर एक बैलेंस्ड आंसर जो फाइनली हम लिखेंगे वो है कि वी द पीपल के फेवर में जो भी चीजें हों वो होनी चाहिए, इधर ये एग्जीक्यूटिव करे और जुडिशियरी करे। यदि एग्जीक्यूटिव कुछ गलत डिसीजंस लेती है तो जुडिशियरी शुड इंटरफेयर, एंड जो चेक एंड बैलेंस भी हमने एक रखा है तो वो चीजें साथ में लेके हमें चलनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिस्ट्रेस। ये अगेन 500 एंड 1000 नोट के बैन से रिलेटेड है। इसमें इन्होंने काफी ठीक से चीजों को कोरिलेट किया है, एनालाइज किया है, लेकिन इसमें एक ही पार्ट पे ज्यादा फोकस किया है, तो वो हम देख लेते हैं। इन्होंने फोकस किया है जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस पर, इन्होंने उस पर फोकस नहीं किया है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो कोई भी आंसर हमें लिखना होता है तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और देन एक बैलेंस्ड आंसर हमें लिखना होता है, जो लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं। तो इसमें इन्होंने नेगेटिव्स लिखे हैं, पॉजिटिव्स नहीं लिखे हैं। पॉजिटिव्स हम बाकी आर्टिकल्स में देख चुके हैं। तो इसमें क्या क्या नेगेटिव्स इन्होंने लिखे हैं कि फर्स्ट, नोटों की सप्लाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सप्लाई बहुत कम है, तो ऑलरेडी इनको जो छोटे नोट हैं, स्मॉल करेंसी नोट्स हैं, उनकी सप्लाई पहले से बढ़ा देनी चाहिए थी इस टाइप का डिसीजन लेने से पहले, ताकि करेंसी क्रंच नहीं होता। नेक्स्ट कि जो ब्लैक मनी है वो दो फॉर्म में है, एक तो होर्डेड, दूसरा इन सर्कुलेशन, और अदर फॉर्म्स जो हैं गोल्ड या फिर और कोई बुलियंस या फिर लैंड, इन फॉर्म्स में या और अदर फॉर्म्स में ब्लैक मनी है। तो होर्डेड और इन सर्कुलेशन जो ब्लैक मनी है, तो होर्डेड ब्लैक मनी पे ये एक अटैक है, ये मान सकते हैं, लेकिन जो इन सर्कुलेशन ब्लैक मनी है उस पे ये अटैक नहीं है। तो इन सर्कुलेशन ब्लैक मनी पे भी अटैक होना चाहिए था, क्योंकि होर्डेड ब्लैक मनी बहुत कम है। जो हम बात करते हैं कि लोग मैट्रेसेज में ब्लैक मनी रखे हुए हैं, या लोगों ने कहीं लॉकर्स में रखा हुआ है, या फिर गार्ड रखा है जमीन में, या जो भी है घरों में अपने रखा हुआ है जिस भी तरीके से, तो होर्डेड ब्लैक मनी उस रेशियो में नहीं है जितना कि इन सर्कुलेशन है। तो सिर्फ एक पार्ट पे फोकस करके, सिर्फ एक पार्ट पे वार करके ब्लैक मनी को पूरा खत्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि 1000 एंड 500 के नोट्स हमने बंद कर दिए, लेकिन हमने 2000 का चला दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट इटसेल्फ मानती है कि बड़े नोट्स का ब्लैक मनी से कोई लेना देना नहीं है, अदरवाइज तो 2000 का नोट नहीं चलाती गवर्नमेंट। तो बड़े नोट्स का जब लेना देना नहीं है तो 1000 और 500 पे ही क्यों अटैक किया, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर कि आपके पास जो इतना बड़ा आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को यूज में ना लेते हुए आपने अटैक किया ऑल ओवर द इंडिया, जो भी लोग हैं, गरीब अमीर सब पे। तो इससे प्रॉब्लम्स किस किस को हो रही है कि रूरल पॉपुलेशन जो है उनको, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है। दूसरा कि वहाँ पे जो इकोनॉमी है ऑलमोस्ट 100% तक कैश में होती है, कैश में लेन देन है, वहाँ प्लास्टिक मनी का कोई लेना देना नहीं है। तो रूरल पॉपुलेशन पे अटैक हुआ। नेक्स्ट अटैक हुआ अर्बन पुअर, जिनके पास ना, उनके पास भी अकाउंट्स हैं तो बहुत कम के पास हैं, या फिर अदर नहीं है लोगों के पास, और वो भी प्लास्टिक मनी बहुत कम यूज में लेते हैं, कैश में ही उनका काम चलता है सारा, तो उन पर अटैक हुआ। नेक्स्ट कि मिडिल क्लास में हालांकि काफ़ी लोगों के पास अभी बैंक अकाउंट्स है, फिर भी कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं है, और ये भी कैश में ही ज़्यादा लेन देन करते हैं, प्लास्टिक मनी से इनको भी बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इन सब लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और दूसरा कि ये कहा जाता है कि लगभग 1% लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी ज़्यादातर स्टोर्ड है,
या कहें कि ज़्यादातर उनके पास पैसा जो है, मनी वेल्थ उन्हीं के पास है, और उसके लिए 100% जनता को परेशान होना पड़ रहा है। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने कही है कि इसका इम्पैक्ट सारे ट्रेडर्स पे और इन पे पड़ता है। पूरा सप्लाई चेन ठप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब लेन देन कैश में था। सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने से, इसके डिसरप्ट होने से गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई बंद हो जाती है, और जैसे ही ये बंद होगी तो फिर चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। लाइक ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट, इसमें कैश में लेन देन होगा, तो जब कैश अवेलेबल नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। जब ट्रेडर्स नहीं खरीद बेच पाएंगे तो रिटेलर्स के पास भी नहीं पहुंचेगा। रिटेलर्स के पास नहीं पहुंचेगा, ट्रेडर्स कांट सेल, ये नहीं बेच सकते, रिटेलर्स नहीं बेच सकते, और ना ही ये खरीद सकते हैं। देन हाउ अ कॉमन पीपल विल बाय द थिंग्स, मीन्स कि आम जनता भी चीजें नहीं खरीद सकती। क्यों? क्योंकि नो मनी नहीं है, नो मनी, नो ट्रांसपोर्ट, नो अवेलेबिलिटी ऑफ द थिंग्स, नो मनी, नो ट्रेड, ये सारी चीजें हुई। फिर परचेज नहीं किया तो इनके पास पैसा नहीं पहुंचा। परचेजिंग पावर सबकी घट चुकी है कैश के अभाव में। फिर कि उधारी में यदि चीजें दी जाए जैसे क्रेडिट से, तो वो एक लिमिट तक ही दी जा सकती है। मान लीजिए कि 1000 रुपीज का किसी दुकानदार के पास चीजें अवेलेबल है उस शॉप में, तो 300-400 तक वो दे देगा। तो 300-400 यदि उसके पास आते तो उससे वो नई चीजें खरीद के और फिर दोबारा रिसर्कुलेट कर देता, चीजें बेच देता। लेकिन जब उसके क्रेडिट में उधारी में दिया गया है तो वो खरीद नहीं पाएगा, पैसा उसके पास नहीं आएगा, तो नेक्स्ट भी नहीं बेच पाएगा। तो ये सारी चीजें भी खत्म। उनको भी आगे पैसा देना होता है, वो नहीं दे पाएंगे। फिर हम किसानों का देखें तो किसान, अभी खरीफ की फसल उनकी निकली है, उसे बेच नहीं पा रहे हैं, वो बेचना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो मंडी वाले लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है। दूसरा, यदि बेच पा रहे हैं तो बहुत ही सस्ते दामों पे वो लोग खरीद रहे हैं, और या फिर ठीक ठाक दामों पे खरीद रहे हैं तो 500 और 1000 के नोट्स की फॉर्म में खरीद रहे हैं जो पुराने हैं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ब्लैक मनी कहीं सेटल करना चाहते हैं। और यदि ये किसानों के पास पहुंचता है 500 और 1000, उनके बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स नहीं है, तो हाउ दे विल सर्वाइव। और 500,000 यहाँ से लेके वो मार्केट में कुछ नहीं खरीद सकते, तो जब वो ज़रूरतें ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं अपनी, तो बेचने का क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें, पुराने नोट में ज़्यादा रेट पे, नए नोट में ड्रास्टिकली लोअर रेट पे लोग खरीद रहे हैं। तो एक तरीके से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई है, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है। दूसरा कि जब बेच नहीं पाए, पैसे नहीं आए, तो रबी की जो फसल है उसमें इन्वेस्टमेंट खत्म। रबी की फसल में खाद, बीज, ये सारी चीजें, डीजल खरीदना है, ये सब आप नहीं खरीद पाओगे तो इस फसल को भी नुकसान होगा। ये फसल खराब होगी तो नेक्स्ट बाद में जो इस फसल के पैदा होने से पैसा कमाते वैसाख के टाइम पे, तो वो भी नहीं कमा पाएंगे। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा क्राइसिस जनरेट हुआ है फार्मर्स के लिए भी। तो और ये लोग वैसे भी फार्मर्स नेट परचेजर होते हैं फूड के, तो पैसा नहीं है तो फूड भी नहीं खरीद पा रहे हैं अपने लिए, और बच्चों को परेशानी हो रही है, फैमिलीज को परेशानी हो रही है। और गांव में जो आर्टिसंस हैं उनको, प्लस लेबरर्स जो हैं उनको, जो डेली वेजेज पे काम करने वाले लोग हैं, डेली उनको पैसा मिलता था तो वो फूड खरीदते थे, वो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इस तरीके से सारे ही लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने एग्जांपल दिया कि टी प्लांटेशन, जो कि फार्मर्स से ज़्यादा मैनेज्ड है, सेक्टर से ज़्यादा मैनेज्ड है, वहाँ भी वो डेली वेजेज में काम करते हैं, उनको वेजेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो भी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उनको आगे से पैसा नहीं मिलेगा। जो उनके लैंडलॉर्ड्स हैं या उनके मालिक हैं वो पैसा नहीं देंगे, तो इनके पास वेजेज नहीं आएंगे, तो ये खरीद नहीं पाएंगे, इनकी परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से सबको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर चीज़ें कि अर्बन लेवल पे तो हम डेली न्यूज़पेपर्स में देख ही रहे हैं कि घंटों लाइन में लोग खड़े हुए हैं, फिर भी नोट्स चेंज नहीं कर पा रहे हैं या फिर नोट्स निकाल नहीं पा रहे हैं एटीएम से या बैंक से। तो उससे क्या क्या नुकसान है? एक तो घंटों लाइन में खड़े हुए हैं तो उनके जो वेजेज हैं डेली, वो उनको नहीं मिलेंगे। नोट्स चेंज करने के लिए वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ रहे हैं डेली की, तो अभी दिहाड़ी छोड़ेंगे तो अभी तक जो पैसा था उसको चेंज करवा के कुछ दिन के लिए काम चला लेंगे, लेकिन अभी मजदूरी नहीं की तो बाद में उनका काम कैसे चलेगा, ये प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट चीजें कि उनकी परचेजिंग पावर अपने आप ही लॉस हो जाएगी। परचेजिंग पावर लॉस होने से एक आर्टिफिशियल मंदी की एक सिचुएशन पैदा हो रही है और अभी भी इसको फिलअप करने में इस गैप को कई सप्ताह लगेंगे। तो उतने सप्ताह तक यदि कैश नहीं मिल पाता है तो ये डिप्रेशन वाली जो कंडीशन है, मंदी वाली कंडीशन, रिसेशन वाली सॉरी, तो ये रिसेशन, आर्टिफिशियल रिसेशन कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा और इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। नेक्स्ट चीज़ें कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो बेचारे कहाँ लाइन में लग के पैसे निकालें, उनके लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि घर से जाएं वहाँ जाके लाइन में लग के पैसे निकालें या एक्सचेंज करें, बहुत रिस्की है। दूसरा कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डेथ हो रही है। आगे इसमें हिंदू में ही और कई न्यूज आई हैं, वो हम देख लेंगे कि फीमेल एक तो है, उनका आया है, एक 17 ईयर्स ओल्ड बॉय है, उसका आया है। तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं इसकी वजह से। ये बहुत बुरी चीज है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नेक्स्ट कि आत्महत्या के साथ साथ हॉस्पिटल्स में वहां भी डेथ हो रही है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, पैसा नहीं है, मेडिसिन नहीं खरीद सकते। दूसरा मेडिकल केयर हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं पुराने नोट्स पे। जैसे कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो अलाउ ही नहीं किया था, गवर्नमेंट में अलाउ किया था सिर्फ। तो काफी सारे लोग, गवर्नमेंट में ऑलरेडी ज्यादा भीड़ होती है और वहां पे भी बाहर मेडिकल वाले नहीं मेडिसिन दे रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। चेकअप नहीं हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवाने तो वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके चलते इस योजना को, इनका कहना है कि अभी कुछ दिन के लिए दोनों टाइप के जो नोट्स हैं 500,000 उनको भी अलाउ कर देना चाहिए और इस योजना को मोर प्लान्ड वे में यदि किया जाता लागू तो ज्यादा बेटर था। मोर प्लान्ड और फेज्ड मैनर में कि धीरे धीरे इसको करते तो इसका फायदा मिल सकता था। और 2000 के नोट जो हैं उनका कोई यूज नहीं है, तो उनको लाने का कोई सेंस नहीं था क्योंकि उनका तो चेंज भी नहीं मिल पाएगा। तो उनकी बजाय और 500 to 1000 के ही नोट होते और उनको भी मोर प्लान्ड वे में लाया जाता तो इसके ज्यादा फायदे होते। तो अभी इनका कहना है लास्ट में कि सिटीजन्स प्लस पॉलिटिकल पार्टीज, इवन जो गवर्निंग पार्टी है, उन सभी को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए और इसको अभी के लिए बंद करवाना चाहिए। सब मिलके इसको हटवाएं, ये कंक्लूड करते हैं। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि टैक्स जो अवॉइड कर रहे हैं लोग, टैक्स इवेजन के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीबीआई है। आप रेड्स डालिए, रेड्स के लिए कोई नहीं मना करता है। तो ये सारे आपके पास टूल्स हैं, उन टूल्स के थ्रू आप ये काम कर सकते थे। आपने जो कदम जल्दी में उठाया है, इट इज नॉट गुड फॉर एनीवन एंड यू हैव टू टेक दिस डिसीजन बैक। इस टाइप से इन्होंने कंक्लूड किया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेफ्टी। ये वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। कुछ डाटा जिन्होंने दिए हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट कि 2001 और 2015 इसका एक कंपैरिजन किया है कि 237 यहाँ पे और 313 पर डे इंसिडेंसेस जो हैं अगेंस्ट वुमेन क्राइम के, सीरियस इंसिडेंसेस, ये इतने थे 2001 में और 2015 में ये इतने हो गए। तो ये क्यों बढ़े हैं, क्या रीजंस हैं, वो सारे इन्होंने आगे दिया है। अब इसमें इन्होंने क्राइम्स किस किस टाइप के हैं वो दिए हैं। क्राइम्स में रेप, किडनैपिंग, डाउरी डेथ, नेक्स्ट की क्रूएलिटी बाय हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स, फिर माइनर गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स और ओल्ड वुमन, इनके साथ रेप के केसेज, ब्रूटल रेप्स एंड मर्डर्स। तो इस टाइप के क्राइम्स हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और ओवरऑल जो क्राइम्स हैं, इन क्राइम्स में से 30% जो हैं वो रेप के इंसिडेंसेस हैं। और ये 2015 में, 2001 से 2015 में काफी ज्यादा बढ़े हैं ये। कि वुमेन्स की वल्नरेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 75 पर लाख वुमन 2015 में ये डाटा है। दिल्ली में 75 वुमन पर लाख और आंध्रा में 5 पर लाख। तो इतने नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स 2015 में दिल्ली और आंध्रा में देखे गए।
तो ये डाटा शो करता है कि स्टेट्स वाइज भी ये डिफरेंट हैं, कि इनमें स्टेट्स में पहले कौन कौन से थे वर्स्ट केस में जो थे 2001 में हम देखें, दिल्ली, हरियाणा और असम, ये वर्स्ट कंडीशन में थे। इन 2015 में दिल्ली, असम एंड हरियाणा इस तरीके से वर्स्ट हुए हैं। मतलब कि तीनों ये जो स्टेट्स हैं इनमें ऑलरेडी जैसा चल रहा था वैसा ही है। असम में और ज़्यादा बढ़ गया है, हरियाणा को पीछे छोड़ दिया उसने। और जो कम जहाँ पे थे वो स्टेट्स देखें हम तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, इनमें 2001 में लोएस्ट केसेस देखे गए थे। 2015 में कुछ रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसमें आंध्रा और तमिलनाडु इनका नाम आया लोएस्ट वाले में। तो इस तरीके से कुछ कुछ चेंजेस आए हैं अक्रॉस द स्टेट्स। ओवरऑल कंसंट्रेशन जो है सीरियस क्राइम्स की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे ये दिल्ली, हरियाणा और असम ये ऑलमोस्ट उसी सिचुएशन में है। और जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, इन सभी में जो कंडीशन थी अभी भी वही है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं आए हैं। इनका इन्होंने डाटा दिया है राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र की 37% से 34%। ये थोड़ा सा डिक्लाइन 2015 में इन स्टेट्स में देखा गया है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे फैक्टर्स हम देखते हैं कि 2015 में क्यों बढ़ गए 2001 से वुमन के अगेंस्ट क्राइम्स। और स्टेट्स वाइज ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही फॉर्म हो सकता है कि 2001 से 15 तक क्राइम्स बढ़े हैं, क्यों, वाई, एंड स्टेट वाइज जो डिफरेंसेज हैं वो क्यों हैं, क्या क्या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। इस टाइप से ही कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें चीज़ें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट किया है कि स्टेट वाइज, रिलीजन वाइज, डेमोग्राफिक्स जिसमें कि फीमेल मेल रेशियो, एम्प्लॉयमेंट कि वुमन को कितना एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है वो, लिटरेसी रेट, फिर रूरल और अर्बन का पॉपुलेशन रेशियो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, स्टेट्स और सेंटर दोनों में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस क्या है, मीडिया का एक्सपोजर कितना है, इस टाइप की चीज़ें जो है उनकी वजह से स्टेट वाइज डिफरेंस है और 2001 से 15 में डिफरेंस आया है। इन्होंने आगे फिर एक एक चीज को कोरिलेट किया है कि फर्स्ट इन्होंने दिया है कि 1% जीडीपी यदि बढ़ती है पर कैपिटा तो उससे एसोसिएटेड है 0.42% रिडक्शन इन इंसिडेंसेज ऑफ क्राइम्स। अब ये ठीक है, डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पर कैपिटा इनकम या जीडीपी के इंक्रीज के साथ क्राइम्स डिक्रीज होते हैं, ये ऐसा इनका एनालिसिस है। फर्स्ट पॉइंट ये है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अल्कोहलिज्म, अल्कोहल, इसका कंजम्पशन, इससे भी क्राइम्स का रिलेशन है। यदि ये डिक्रीज होता है तो क्राइम्स भी डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्सुअल एंड फिजिकल असॉल्ट्स हैं वो सारे इससे अल्कोहल से रिलेटेड हैं, कि इस स्टेट में, अल्कोहलिक स्टेट में, लोगों को एक तो खुद भी बॉडी कंट्रोल में नहीं होती है, दूसरा सेंसेज खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अल्कोहल भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर सेक्स इम्बैलेंस, 1000 पे 950 के आसपास गर्ल्स हैं। तो इस सेक्स रेशियो में जैसे जैसे सेक्स रेशियो बढ़ता है, सेक्स रेशियो के बढ़ने के साथ साथ क्राइम डिक्लाइन होता है। ये इनका एनालिसिस है। फोर्थ हम देखते हैं, जैसे कि इन्होंने कुछ स्टेट्स की कंडीशन दी है कि दिल्ली, इन्होंने डाटा भी दिया है साथ में कि इतने परसेंट, 1% सेक्स रेशियो बढ़ता है तो 8% क्राइम घटता है। तो ये सब डाटा याद रखना पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, बस पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। फिर उन्होंने दिया कि दिल्ली और हरियाणा में जो है वर्स्ट स्टेट में है सेक्स रेशियो, आंध्रा में ज़्यादा है तो वहाँ पे सेक्स रेशियो की वजह से उधर क्राइम्स भी कम है।
तो सेक्स रेशियो यदि बढ़ता है दिल्ली हरियाणा वगैरह में तो वहाँ भी क्राइम्स घटेंगे। नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि लिटरेसी, इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि क्राइम्स 1 बाई क्राइम हम देखें तो लिटरेसी बढ़ेगी तो क्राइम घट जाएगा अपने आप ही। फिफ्थ, लेबर पार्टिसिपेशन, लेबर पार्टिसिपेशन से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है वुमन का। दूसरा कि सोशियली यदि जब वो बाहर निकलती हैं तो वो भी एम्पावरमेंट होता है। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होता है। तो लेबर पार्टिसिपेशन से क्राइम्स डाउन होते हैं, जैसे कि हस्बैंड के जो क्राइम्स हैं, रिलेटिव्स के जो क्राइम्स हैं, वो सारे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के साथ घट जाएंगे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन के साथ घट जाएंगे। और वो वुमन जो बाहर काम करती हैं वो विरोध करने में भी सक्षम होती हैं। यदि बाहर भी कोई क्राइम होता है तो उसको रोकने में उनकी सक्षमता बढ़ती है। तो ये इसका भी रिलेशन है लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट, रूरल अर्बन पॉपुलेशन का रेशियो, यदि ये ज़्यादा है तो क्राइम्स ज़्यादा हैं। हालांकि रूरल एरियाज में क्राइम्स रिपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो वुमन खुद की सेफ्टी लेके चलती है, बाहर नहीं निकलना और टाइमिंग्स पे बाहर नहीं जाना, वो सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पे क्राइम्स रूरल अर्बन के रेशियो के साथ भी बढ़ते हैं। यानी कि रूरल एरियाज में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्राइम्स ज़्यादा होंगे। इसका भी इन्होंने कुछ डाटा दिया है, वो भी हमारे काम का नहीं है ज़्यादा। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। साथ में इन्होंने रिलीजन के साथ भी इसको कोरिलेट किया है कि रिलीजन में हिंदू और मुस्लिम, इनको यदि देखा जाए तो हिंदूज में डॉरी से रिलेटेड क्राइम्स हैं वो काफ़ी होते हैं कि 1% ऑफ इंक्रीज इन द शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है हिंदूज का हो तो 1.4% क्राइम्स बढ़ जाते हैं। इस टाइप से इन्होंने एक डाटा दिया है। जैसे क्रिश्चियंस में एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ पे क्राइम्स कम होंगे। जैनिज्म, इसमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सभी की ज़्यादा है, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं, एजुकेटेड हैं, तो इस रिलीजन में भी क्राइम्स कम है। तो रिलीजन के साथ भी इसका एक रिलेशन है। तो इस टाइप से 6-7 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। हिंदूज में ब्राइड बर्निंग वगैरह भी होता है, तो वो सब बाकी धर्मों में नहीं होता है। तो इन सारे पॉइंट्स से ये साफ साफ दिखता है कि स्टेट्स में और विद द टाइम ये डिफरेंसेस जो क्रिएट हुए क्यों हुए। जैसे कि विद द टाइम तो सेक्स रेशियो घटता जा रहा है स्टेट्स में, कि डिफरेंट स्टेट्स में रिलीजन या फिर रूरल अर्बन जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो, या फिर लेबर पार्टिसिपेशन, जैसे केरला में लेबर पार्टिसिपेशन फीमेल का ज़्यादा है, लिटरेसी फीमेल की ज़्यादा है, तो उधर भी कम होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ मीडिया का जो पार्टिसिपेशन है, एक्सपोजर यदि मीडिया से ज़्यादा है तो ये क्राइम्स कम होंगे। तो इस टाइप से 7-8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं, इनको सभी को नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में आते हैं, वहाँ पे आप इनको यूज में ले सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो। फिर आगे चीज़ें इन्होंने कुछ दी हैं कि गवर्नेंस यदि बेटर है तो ये डाउन होंगे, जुडिशियल सिस्टम बेटर है तो ये डाउन होंगे, पॉलिसीज हमारी बेटर हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन को यदि उनका एक रजिस्टर हो, लगातार रजिस्टर हों और उसके केसेज में फैसले जल्दी आएँ, वो सारी चीज़ें हों, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेटरमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इस टाइप से उन्होंने इसको आगे कंक्लूड किया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, असिस्टिंग द इंजर्ड। ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, तो उससे रिलेटेड है कि इंजरी जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें हेल्प करने पे किसी को कोई जो जुडिशियल उनमें पढ़ना पड़ता है, पुलिस के चक्कर में पढ़ना पड़ता है, वो सब नहीं होना चाहिए। और हेल्प करने वालों को इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, उनको शाबाशी मिलनी चाहिए, ना कि उनको घसीटा जाए। तो इन्होंने कुछ डाटा है जिसमें दिए हैं कि इतने सारे लोग इंडिया में मरते हैं रोड एक्सीडेंट से, और हर साल वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और लोग मदद नहीं करते हैं साइड में पड़े हुए लोगों की भी। तो WHO की एक रिपोर्ट है, उसका इन्होंने कुछ डाटा दिया है, उसके हवाले से लिखते हैं कि 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से लोग हेल्प नहीं करते हैं। फर्स्ट, कि लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता है लोगों को कि किस तरीके से हेल्प की जाए।
वो जानते हुए भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, कि लोगों में एक फियर होता है, उस फियर की वजह से भी लोग हेल्प नहीं करते हैं कि यदि हम हेल्प करेंगे तो हम खुद इस पचड़े में पड़ जाएंगे और पुलिस के चक्कर में हमें, जुडिशरी के चक्कर में हमें पड़ना पड़ेगा। तो वो सब केसेज में वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। एक एनजीओ है, सेव लाइफ फाउंडेशन, इसका एक स्टडी थी, उस स्टडी को भी इन्होंने लिखा है। इन्होंने 1000 के आसपास लोगों पे स्टडी की है। तो उसमें इनका वही है कि पुलिस की क्वेश्चनिंग, कोर्ट अपीयरेंस, लीगल प्रोसीजर्स, इन सभी से बचने के लिए लोग हेल्प नहीं करते हैं। 88% के आसपास लोगों का रेस्पॉन्स ये था कि इन सब, यदि लीगल एनवायरनमेंट जो है वो सपोर्टिव हो तो लोग हेल्प करने लगेंगे, हम भी हेल्प करेंगे। इस टाइप से इनका जो सर्वे में आउटकम आया था वो ये आया था। फिर इन्होंने जो डाटा दिया है कि 2016 में लगभग 387 पीपल पर डे रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं, जो कि पिछले डाटा से 2.9% राइज है। और इसमें डॉक्टर्स का कहना है, ट्रॉमा सेंटर एम्स के हेड है, उनका भी कहना है कि लोग हेल्प करते हैं लेकिन फियर की वजह से नहीं करते हैं, और यदि लोग हेल्प करें तो ये केसेज जो डेथ में बदल जाते हैं उनको काफी हद तक रोका जा सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 4,50,898 केसेज हैं रोड एक्सीडेंट्स के, जिनमें लगभग की 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है और पौने 5 लाख के करीब लोग इंजर्ड हुए हैं। तो ये एक अलार्मिंग स्टेट है हमारे लिए। जैसे कि और WHO जो कहता है उनका कि बीच में जो टाइम होता है इनको पहुंचाने का, हॉस्पिटल गोल्डन आवर्स होते हैं, उस टाइम में यदि पहुंचा दिया जाए तो इनमें से बहुत सारी डेथ को रोका जा सकता है। लेकिन लोगों में फियर होता है और वो सब होते हैं। फर्स्ट में ही इन्होंने पहले पैराग्राफ में ही एग्जाम्पल दिया है कि दिल्ली की एक सड़क पे पड़े हुए थे कोई एक्सीडेंट के विक्टिम, और उनको कोई उठा के 500 मीटर दूर हॉस्पिटल था वहां भी नहीं लेके गए। तो इस बीच में यदि कोई ले जाता और उनको जो कृत्रिम सांस दी जाती है वो दी जाती तो उसको बचाया जा सकता था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद बेटरमेंट होगा कुछ, और होना चाहिए। और हमें अभी इस चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है, इस पे हमने ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि हम हेल्प करने वाले लोगों को एम्पावर करें, और प्री हॉस्पिटल जो थिंग्स हैं वो सारी थिंग्स, इंजरीज, उन सभी को टैकल करने के लिए लोगों को अवेयरनेस लोगों में जनरेट की जाए, लोगों को सिखाया जाए कि आप उनको फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने जो एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि पोलियो और आयोडीन की कमी से जो दिक्कतें थी उनके लिए हमने बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स चलाए, बहुत पैसा हमने खर्च किया। उनमें तो हालांकि इतनी डेथ होती भी नहीं थी। जब इस उनमें हम इतना खर्च कर सकते हैं तो वाई शुड नॉट वी डू समथिंग टू स्टॉप दिस। तो हमें गवर्नमेंट को इस पे काम करने की जरूरत है। इस टाइप से कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये सारे उसी जो 500 और 1000 के नोट से रिलेटेड है, उसके बैन से रिलेटेड है। आरबीआई ने नई चीज निकाली है कि जो भी चेंज करवाने जाएगा करेंसी, उस पे इलेक्शन के टाइम पे जो शाई लगाई जाती है, अमिट शाई, वो शाई लगाई जाएगी ताकि लोग बार बार ना करें। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि डिमोनेटाइजेशन को हम स्टे नहीं लगाएंगे, लेकिन ये कहा है कि हाँ ठीक है, आप जल्दी से जल्दी इलाज कीजिए इस चीज का, आप करें, कैश लोगों तक पहुंचे इसका इंतजाम कीजिए। नेक्स्ट, जनधन में जो अकाउंट्स खुले थे उन पे स्कैनर रहेगा आईटी डिपार्टमेंट का। ये सारी चीजें। फिर आगे देखते हैं कि सुंदरबंस में जहाँ एटीएम्स नहीं है, बैंक्स नहीं है, वहाँ लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कैसे, किस तरीके से सरवाइव करें। कॉप्स ये पूरे दिन ड्यूटी में रहते हैं, फिर कैसे चेंज करें नोट्स, तो इवनिंग टाइम में कर रहे हैं। बाकी जो जो भी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं या फिर लेबर क्लास है जो दिन भर काम करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा। नेक्स्ट, कि ये 2 डेथ का इन्होंने न्यूज दिए। एक तो ये लेडी क्योंकि चेंज नहीं कर पाई थी, पैसे अपने घर खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं थे, फूड की अवेलेबिलिटी तक नहीं थी, तो इन्होंने कमिट कर ली सुसाइड। एक ये बच्चा
17 साल का एक एडोलसेंट था, इसने कमिट किया सुसाइड। फार्मर्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, सर्कुलेशन में जो मनी है उसमें से काफ़ी कम अभी तक बैंक्स में आई है, और इससे वो कयास लगाते हैं कि ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब बैंक्स में मनी नहीं पहुंचेगी, वाइट में नहीं कन्वर्ट होगी, तो दैट मनी ऑटोमेटिकली जो ब्लैक मनी है वो कर्व हो जाएगी, और ये 11 लाख करोड़ के आसपास ये एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट, जो परचेजिंग पावर डाउन हुई है और फ्यूल के रेट्स वर्ल्ड मार्केट में कम हुए हैं, तो परचेजिंग पावर के डाउन होने से आर्टिफिशियली क्रिएटेड रिसेशन की कंडीशन। नेक्स्ट, गोल्ड लोग खरीदना बेचना कम हो गया है, लेकिन फिर भी ब्लैक मनी वाले काफ़ी खरीद रहे हैं, बाकी चीज़ें खरीदना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो गोल्ड जब ज़्यादा खरीदा जाएगा तो अपने आप ही ट्रेड डेफिसिट होगा। गोल्ड में ब्लैक मनी वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। गोल्ड 55 लाख तक बिका था, हमने देखा था दिल्ली में, और मुंबई में भी एक सिंगर हैं, फेमस सिंगर, उन्होंने भी लगभग 47 लाख तक पर केजी गोल्ड खरीदा था। तो ये इट विल वाइडन द इम्पोर्ट ट्रेड डेफिसिट, इट विल वाइडन। नेक्स्ट, ये एक जो और दूसरी न्यूज है ऐसे ही कि यूएस से वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, उसको ज्वाइन कर सकता है। ट्रम्प अभी आए हैं, ट्रम्प बिजनेस माइंडेड है, तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इससे चौतरफा लोगों को फायदे होने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट को इजी किया जाएगा, कंट्रीज में पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा। तो उन सारी चीज़ों से एक ट्रेड चाइना का बढ़ेगा, उसको यूएस से ज्वाइन कर सकता है। उसके क्या क्या फायदे होंगे, नुकसान होंगे, करेगा नहीं करेगा, वो बात की बात है, देखते हैं। नेक्स्ट, ओके, आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। थैंक यू वेरी मच।